गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सर्किल चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो सर्किल की स्टार्टिंग करते हैं। आज मैं 2 लेक्चर लूंगा जिसमें इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सर्किल के बारे में कि सर्किल है क्या। सर्कल एक राउंड शेप लाइक एज रिंग। सर्कल राउंड शेप like as ring, like as ring। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। सपोज ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिए और इन पॉइंट्स को मिलके क्या बनता है, ये सर्कल बन जाएगा। ये इसका एक सेंटर हो गया इन पॉइंट्स को मिलके। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स इन सर्कल, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलकर ही ये राउंड शेप बनी है। तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस पे जो ना इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। दूसरा, अब मैं थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज बेस के देता हूँ कि हमने जो ना अब तक 9th क्लास तक क्या क्या चीज़ें इसके सर्कल के बारे में पढ़ी हैं। नंबर फर्स्ट, हमने एक सर्कल के बारे में पढ़ा है कि इस पर इनफाइनाइट पॉइंट, अभी मैंने अभी बताया कि इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। दूसरा, इसमें ये क्या होता है, ये सेंटर होता है और सेंटर से डिस्टेंस जो होती है किसी भी पॉइंट तक की, तो इसमें लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द एनी पॉइंट on a point of circle is called radius। तो सेंटर से किसी भी एनी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस। तो अगर इसमें हम देखें कि इसमें अभी मैंने बताया कि इसमें कितने होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट रेडियस इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सर्कल में कितनी रेडियस होती हैं, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। दूसरा, ये प्रीवियस नॉलेज है, इसको मैं अभी बता रहा हूं। देखिए, नेक्स्ट है, ये तो हो गई रेडियस। अगर इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं तो ये क्या बन गया, ये डायमीटर बन गया। तो डायमीटर क्या हुआ, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। इसको लिख सकते हैं, डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है रेडियस का। दूसरा, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट टू द सर्कल, अनदर पॉइंट ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। एक डिस्टेंस है जो कि एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया जो कि सेंटर से होकर जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। और डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है रेडियस के। अगर हम ये कहें कि भाई कितने, हाउ मेनी डायमीटर्स इन सर्कल, तो ये क्या होगा, इसका आंसर भी होगा इनफाइनाइट, क्योंकि इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाएंगे, सॉरी, देखिए इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। देखो, जो सेंटर से, डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से होकर जाए, इनफाइनाइट। तो ये हो गया डायमीटर। अब आता है इसका कॉर्ड, कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड हम यहां ले लेते हैं, ये सर्कल है, ये ए, ये बी।
डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ये कॉर्ड हो गई। अब कॉर्ड में और इसमें डिफरेंस क्या, तो डिफरेंस नहीं होता, केवल इतना डिफरेंस होता है, ये भी एक कॉर्ड है, डायमीटर भी एक कॉर्ड है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये सेंटर से होकर जाता है, पास होता है सेंटर से, और ये सेंटर से ड्रॉ नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये हो गया डायमीटर। अगर आंसर आता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन सर्कल, तो इसका आंसर होगा डायमीटर, क्योंकि लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो सेंटर से होकर ही ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, ये प्रीवियस क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब एक चीज आती है सीकेंट लाइन। ये सर्कल है, अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल को 2 पॉइंट्स पर, इंटरसेक्ट करके आगे की तरफ निकलती है, तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, सीकेंट। ये यहीं तक रहती है, ए बी कॉर्ड, डायमीटर भी लिमिटेड होता है 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, लेकिन ये क्या है, इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकलती है, तो ये लाइन होगी सीकेंट। इसको बोलेंगे सीकेंट लाइन। अब हम सर्कल से रिलेटेड 3 केसेस हमारी बुक में दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। फर्स्ट केस में एक सर्कल है और एक लाइन है पी क्यू। सेकंड केस में एक सर्कल है और एक लाइन इंटरसेक्ट करते हुए इसको जा रही है। थर्ड केस में पी क्यू। देखिए इसको, फर्स्ट केस में देखते हैं कि एक सर्कल है और ये एक लाइन है, तो इस लाइन, ये लाइन और सर्कल दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग अब इसमें देखें, दूसरे सेकंड केस में देखें तो हम क्या देखते हैं कि एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स को, यानी कि सर्कल और लाइन दोनों के जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो 2 हैं और इसको पार करते हुए निकल रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसको सीकेंट भी बोल सकते हैं। सीकेंट लाइन भी बोल देंगे। अब जो थर्ड केस है, इसमें ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको सीकेंट लाइन भी मैंने अभी बताया, सीकेंट लाइन जो होती है वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकलती है। तीसरा जो केस है, ये जो लाइन है ये सर्कल को टच करते हुए निकल रही है, तो इसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट सपोज हमने ए मान लिया, एक केवल इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन तो है, इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट। जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है केवल 1 पॉइंट पर, तो जो भी लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी भी सर्कल को 1 पॉइंट पर, वो होती है
टेंजेंट लाइन, तो इसको बोल सकते हैं हम टेंजेंट लाइन। और जिस पॉइंट पर टच कर रही है, एक सिंगल पॉइंट जिस पॉइंट पर टच कर रही है, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ या इसको बोलेंगे टच पॉइंट। टच पॉइंट भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ये तीनों केस समझ में आ गए होंगे। अब टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल टेंजेंट टू ए सर्कल के बारे में मैंने बताया अभी। इसकी डिफाइन हो सकती है, इसका मैंने डायग्राम अभी बताया था आपको। ये एक सर्कल है, इसकी डिफाइन लिख सकते हैं, टेंजेंट टू ए सर्कल is a line which intersect the circle only one point। तो ये टेंजेंट टू है सर, टेंजेंट्स ऑफ टेंजेंट हो गई सर्कल की। समझ में आ गया होगा। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि इसको हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं, ये क्या है, ये मैंने बताया था, ये इस तरह की जो लाइन होती है, ये जो होती है सीकेंट लाइन होती है। अगर हम इसको ए बी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, पी मान लिया यहां पर हमने, ये सीकेंट लाइन हो गई। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें यहां पर, हम टेंजेंट को ये भी कह सकते हैं कि टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। इसको एक नोट लिखवा रहा हूं, टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट। अगर हम यहां से एक सर्कल लेते हैं, यहां पर सपोज हमने यहां पर लिया, ये सेंटर है इसका, यहां से हमने ड्रॉ करनी लाइन स्टार्ट करी, तो इसको ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे, और ये इस तरीके से तो ये जो हुआ, इसको हम कह सकते हैं कि टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। दोनों में डिफरेंस केवल ये होता है कि सीकेंट लाइन इंटरसेक्ट करती है ओनली, सीकेंट लाइन इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पर, और जो ये होती है टेंजेंट, ये इंटरसेक्ट करती है केवल 1 पॉइंट पर। तो इसको हम कह सकते हैं कि टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। नेक्स्ट,
अब हमें ये देखना है कि सर्कल में जो रेडियस होती है, रेडियस और रेडियस एंड टेंजेंट दोनों का रिलेशन क्या होता है। दोनों का रिलेशन मैं बता दूं आपको, ये थ्योरम 10.1 है। प्रूव दैट tangent radius of the circle perpendicular is perpendicular to the tangent। इसको कैसे करेंगे, देखिए ये एक एक्टिविटी है, नॉट थ्योरम। थ्योरम की तरह हम इसको ले रहे हैं, एक एक्टिविटी है। इसमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। सर्कल में इसमें हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ए बी, और यहां से हमने एक रेडियस ड्रॉ की और कंस्ट्रक्शन किया हमने। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन जो किया हमने, यहां पर एक पॉइंट लिया आउटसाइड ऑफ द सर्कल ऑन द टेंजेंट। ओ क्यू ले लीजिए इसे, ये ओ पी ले लीजिए। तो हमें जो प्रूव करना है कि टेंजेंट और ये रेडियस दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब इसको हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ हम लिख देंगे, ड्रॉ ओ क्यू, क्यू लाई ऑन ए बी आउटसाइड द, लिख देंगे आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के आउटसाइड में ए बी पर लाया करता है क्यू। अगर हम इसकी अब हम अगर इसको देखें कि अगर ये जो ए बी है, ए बी इज ए टेंजेंट है, क्योंकि ये जो हमने केवल एक पॉइंट पर जो ना इसको इंटरसेक्ट करती है। अगर ये पॉइंट इसके अंदर होता, सपोज ऐसा होता, ए बी, तो ये क्या होती है, ये सीकेंट होती है। सीकेंट लाइन नहीं है, सीकेंट लाइन है। सीकेंट लाइन अगर ये सीकेंट लाइन होती तो ये जो क्यू पॉइंट है, ये जो क्यू पॉइंट है, अगर सीकेंट लाइन होती तो ये लाया करता सर्कल के अंदर। लेकिन क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट का केवल एक पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, तो जो दूसरा पॉइंट है इस पर जो हमने लिया है, ये आउटसाइड में लाया करता है। अब अगर इस वाली डिस्टेंस को कम कर दिया जाए, इस वाली डिस्टेंस को अगर हम कम करें, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि वहां जो लाई करता था, उस पर जो लाई करता था वो अंदर लाई करता था, और इस पर अगर टेंजेंट के केस में आउटसाइड लाई करेगा। तो एक चीज हम लिख सकते हैं कि ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी, ये फर्स्ट केस हो गया। लेकिन अगर हम धीरे धीरे इसको कम करते जाएं, इसकी डिस्टेंस को ओ क्यू और पी क्यू को कम करते चले जाएं, सपोज हम यहां इस पॉइंट पर ले आए, तो ये डिस्टेंस भी कम हो रही है, ये डिस्टेंस भी कम हो रही है। केवल एक पॉइंट ऐसा आएगा P जिस पर ये ट्रायंगल नहीं होगा, एक केवल एक लाइन होगी या एक लाइन सेगमेंट होगा OP। यहां पर ले आएंगे, यहां पर ले आए इस पॉइंट को, OP पर आ गया तो ये ट्रायंगल ही नहीं रहेगा। अब इससे आगे चलते हैं, इसको ये बढ़ाते चले जाएंगे, यहां पर आगे कम होगी, सबसे ज्यादा कम कहां होगी, P पर कम होगी। लेकिन जब इससे लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो फिर ये बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से ये, तो हमने देखा कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये वाली ओ क्यू की जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तो वो ट्रायंगल ही नहीं रहेगा।
लेकिन जब इसको इसके इस ये ओ क्यू को और पी क्यू को दोनों को कम करते चले जाते हैं तो ओपी कांस्टेंट रहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमने नाइन्थ क्लास में थ्योरम पढ़ी है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल में जो ओपी होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अब देखिए यहां पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहां पर भी एक ट्रायंगल बनेगा, ये यहां पर भी ट्रायंगल बनेगा। यहां पर ओपी पर जब आया तो वो ट्रायंगल नहीं था, लेकिन जब इसे आगे चलेंगे तब जब हम ओपी को और इसको इंक्रीज करेंगे, यहां पर क्या कर रहे थे, इस साइड में डिक्रीज कर रहे थे, और यहां पर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पे इंक्रीज कर रहे हैं, इधर को इंक्रीज कर रहे हैं और इधर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब इसको इंक्रीज कर रहे हैं तब भी क्या है, ओपी कांस्टेंट है, ओपी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जब हमने नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है, नाइन्थ क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इस केस में हम यहां पर लिख सकते हैं, नाउ ओपी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये क्लियर आपके हो गया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 इफ थ्योरम है, इफ टू टेंजेंट्स drawn from an external point to the circle, then tangents are equal। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। कई सालों से ये 2 सालों से नहीं आ रही है, पिछले कम से कम 15 सालों में 12 साल मैंने देखी है कि एग्जाम में आई है। पिछले 2 सालों से ये एब्सेंट है, तो इस साल आने के चांसेस भी इसके ज़्यादा हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे कि अब कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टू द सर्कल, तो उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी। देखिए इसका डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, उसको देखेंगे। ये एक सर्कल है, ये एक मैंने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, P ले लिया मैंने, इसको लिख देंगे एक्सटर्नल पॉइंट। यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, पी ए पी बी, ये रेडियस है, ये आर, ये आर, और ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये और ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा मैं, ड्रॉ ए लाइन पीओ, ड्रॉ ए लाइन पीओ, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट
पी ओ। तो जो सर्कल का जो सेंटर है इस लाइन पर वो लाई करेगा। देखो मैंने इसको ड्रॉ किया। तो अब मैं इसको करना स्टार्ट करता हूं। देखिए प्रूफ, इसका प्रूफ देख लीजिए। ये अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि सर्कल पर जो टेंजेंट है और रेडियस है दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। टू प्रूव क्या करना है, पी ए इजिकल टू पी बी, ये हमें प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ, इसको हम दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं। पहले तो कॉन्ग्रेंट शेप एंड साइज में, आप कॉन्ग्रेंट फिगर 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो होती है जिनका शेप एंड साइज सेम होता है, एक जैसा होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप कर दे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा, तो ऊपर से वाली फिगर ही हमको दिखाई देगी या ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ही हमको दिखाई देगा, नीचे वाला दिखाई नहीं देगा। इस तरह की जो फिगर होती हैं, जैसे बिस्किट के पैकेट में बिस्किट होते हैं, दो टॉफ़ी हैं एक जैसी हैं वो होंगी, दो पेन हैं या दो मार्कर हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कॉन्ग्रेंट होती हैं, या दो बुक है, दो कॉपी है, कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं। तो पहले हम इसको कॉन्ग्रेंट शेप एंड साइज इनके दोनों के इक्वल प्रूव करेंगे, और उसके बाद फिर हम CPCT का भी यूज करेंगे। देखो मैं कैसे करता हूँ। ये लिया मैंने APO एंड BPO। इसमें हम क्या लिखेंगे कि AO इजिकल टू APO का लिखेंगे पहले, AO इजिकल टू BO, AO इजिकल टू BO। ऐसा क्यों लिखा, बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। अब लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल। कोई भी हमने लिखा है कि AO इजिकल टू BO, तो उसका स्टेटमेंट हम जरूर ब्रैकेट में देंगे कि ऐसा हमने क्यों लिखा है, जिससे एग्जामिनर पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका। दूसरा लिखेंगे PO इजिकल टू PO, दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है। तीसरा PAO एंगल PAO इजिकल टू एंगल PBO, PBO ये क्या है, ईच 90 डिग्री, या ईच 90 डिग्री, या ये ले सकते हैं कि AO जो कि रेडियस है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसमें लिख देंगे टेंजेंट्स, या ईच 90 डिग्री ये लिख सकते हैं। तो भाई RHS हमने इसके बारे में क्राइटेरिया जो है वो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऐसे दो ट्रायंगल्स को अगर हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो एक होता है SAS साइड एंगल साइड, एंगल साइड, या RHS। एक RHS क्या होता है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था कि इसमें एक राइट एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, एक हाइपोटेनियस, और एक साइड अगर इक्वल होती है, राइट एंगल, एक साइड, हमारी ये साइड इक्वल हो गई, दो साइड इक्वल हो गई, और RHS उसमें एक हाइपोटेनियस होना चाहिए। आपको पता है कि PO इसमें क्या है, हाइपोटेनियस है, क्योंकि कोई भी अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, सपोज यहाँ पर अगर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया ये ABC, तो आपको पता है ये हाइपोटेनियस है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस है, और ये जो होती है बेस होती है, और ये होती है परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 डिग्री, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, बाकी के बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में से होंगे। तो इसको हम कर सकते हैं किससे, RHS। तो ट्रायंगल APO कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BPO बाई RHS। RHS का मतलब है कि ट्रायंगल के अंदर एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल दोनों में है, एक हाइपोटेनियस होना चाहिए, देखो दोनों में कॉमन है, इसका भी हाइपोटेनियस ये है, इसका भी हाइपोटेनियस ये है, दोनों की रेडियस भी इक्वल है। तो इसको हमने क्या कर दिया, ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, यानी सेम शेप एंड साइज इसके हमने प्रूव कर दिए। जब सेम शेप एंड साइज हम प्रूव कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक रूल है CPCT के बारे में मैं बताता हूं कि CPCT की फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसको आप चाहे तो यहां पर नोट कर लेंगे, या इसको मैं बताता हूं अभी। CPCT इधर नोट कर लीजिए, CPCT corresponding parts of congruent triangle।
सीपीसीटी का मीन्स हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम दो ट्रायंगल्स को किसी भी क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया चाहे आरएचएस हो, चाहे एसएएस हो या एएएस हो, कोई भी क्राइटेरिया, उससे अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसके बाकी की जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या है, इक्वल हो जाते हैं। यानी कि सभी जो उसमें एंगल और साइड हैं जो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग हैं वो सब इक्वल हो जाते हैं। ये चीजें आप 9th क्लास में पीछे पढ़ चुके हैं। तो ट्रायंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीपीओ, तो इससे हम लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी एपी इज इक्वल टू बीपी। तो इसको तो हमें प्रूव करना था, एपी इज इक्वल टू बीपी। अब मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा, थोड़ा सा इसको मिटा के इसको इधर देख लेंगे या फिर इधर देख लेंगे, जहां मतलब सीपीसीटी को मैं डिलीट कर रहा हूं। ये थोड़ा उसमें आ नहीं रहा, इसको देख लीजिए। एपी इज इक्वल टू बीपी, ये प्रूव हो गया। जिसको कैसे लिखेंगे, बाय सीपीसीटी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इसके, देखो इसको हमने जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। अब सीपीसीटी का ही यूज करके हम दो रिजल्ट इसमें और लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे कि एक तो ये, यानी एपीओ एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ। ये भी कैसे लिखा हमने, सीपीसीटी से। और एक दूसरा रिजल्ट और लिखेंगे हम यहां पर, एओपी एओपी इज इक्वल टू एंगल बीओपी। ये भी किससे लिखा, सीपीसीटी से। तो ये दोनों, एक तो मैंने ये लिखा कि भाई ये दोनों टेंजेंट्स को हमें इक्वल प्रूव करना था। अगर पेपर में ये प्रूव करने के लिए आता है तो आप यहां तक करेंगे, लेकिन इससे हमें दो रिजल्ट और मिल गए सीपीसीटी का यूज करके। तो इसको लिखेंगे कि दो टेंजेंट्स अगर इंक्लाइंड एंगल बनाती हैं एक्सटर्नल पॉइंट्स पर, तो वो कैसे होते हैं, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल एंगल होंगे। इनको मैंने इंडिकेट कर दिया है। और ये भी क्या होंगे दोनों, देखो सीपीसीटी से मैंने यहां पे किया हुआ है। ये फर्स्ट वाले ये रहा, ये, और सेकंड ये रहा, यानी एओपी इज इक्वल टू बीओपी, यानी ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल होंगे। तो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे इनके, तो इनका हम यूज करेंगे। तो इनका समझ में आ गया होगा कि जो, यानी कि जो सेंटर, एक लाइन जो हमने ड्रॉ की एक्सटर्नल पॉइंट से पी से ओ तक, जो कि ओ भी इस लाइन पर जो है लाई करता है, तो जो एंगल बना, यानी कि एओपी और बीओपी दोनों कैसे होंगे, इक्वल। और इंक्लाइंड एंगल जो कि एक्सटर्नल पॉइंट पर जो टेंजेंट्स बना रही हैं, यानी एपीओ इज इक्वल टू बीपीओ। ये समझ में आपके आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको जो है ना अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब हम इसके कुछ, इसका थोड़ा सा एक चीज और मैं बताता हूं इसको। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल या ड्रॉन इन सर्कल, ये देख लीजिए, इस पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। तो इस पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। देखो हर पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर क्वेश्चन ये होता है कि एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, ओनली वन पॉइंट, सपोज ये एक सर्कल है, इसके एक पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ओनली वन पॉइंट। वन पॉइंट से केवल वन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। देखिए केवल ये, अगली जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी वो नेक्स्ट पॉइंट से होगी। एक टेंजेंट से केवल एक टेंजेंट, एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। और हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल, वो इनफाइनाइट हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि एट द मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल, इसका आंसर है 2। तो वो कैसे होगा ये मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूं।
अगर क्वेश्चन आता है कि एट द मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल, तो इसका आंसर होगा 2। वो कैसे होगा, देखिए सपोज ये मैंने ड्रॉ किया एक सर्कल, इस सर्कल पे मैंने एक ड्रॉ की 2 टेंजेंट ड्रॉ की, 1 टेंजेंट ए और ये हो गया बी। एक दूसरी टेंजेंट मैंने इधर को ड्रॉ की सी एंड डी। अगर आपने पीछे की क्लासेस में रोटेशनल सिमेट्री के बारे में पढ़ा होगा, अगर मैं इसको अब रोटेट करता हूं, ये दोनों टेंजेंट कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों टेंजेंट कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, या रोटेशनल सिमेट्री एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि ये अगर ट्रायंगल है, ये है एक रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी 2 होगी। कैसे होगी देख लीजिए, ए बी सी डी। जब रोटेशनल सिमेट्री हम निकालते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी जो साइज शेप है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये देखने में अगले स्टेप पर भी एक रेक्टेंगल ही दिखाई दे। देखिए जैसे इसको मैंने रोटेट किया, पहला स्टेप ए, जब हमें रोटेट करूंगा इसको तो ये कैसा आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर ले लीजिए, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। जब इसको रोटेट करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा यहां पर, ए जो पॉइंट है वो यहां पर आ जाएगा, जिसको ऐसे रोटेट करेंगे, क्योंकि शेप चेंज नहीं करनी है हमें। जब हम इसको ऐसे करेंगे ए, और इसको ले लीजिए बी ले लीजिए, इसको बी ले लिया हमने। जब हमने इसको रोटेट किया एक बार, शेप चेंज, मैं बार बार कह रहा हूं कि शेप चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ए रोटेट होकर वहां आ गया और बी यहां पर आ गया। फिर अगली बार जब तक रोटेट करेंगे तब तक, जब तक उसकी ओरिजिनल पोजीशन नहीं आ जाती है, यानी ये क्या है, यहां पर ये ए बी इस तरीके से है। अब जब इसको पहली बार रोटेट किया तो ए कहां पहुंचा, वहां पर पहुंच गया। अब इसको हमें ओरिजिनल पोजीशन पर अभी लेकर आना है, तब तक हम रोटेट करेंगे, लेकिन शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। अगले स्टेप में क्या होगा, तो ए यहां पर वापस आ जाएगा, ए बी, यानी कि हमको इसको 2 स्टेप लगे इसको रोटेट करके इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने में। फर्स्ट स्टेप ये हो गया और सेकंड स्टेप ये हो गया। रोटेट करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसका शेप जो है, यानी कि हर स्टेप में वो रेक्टेंगल ही जैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए ये भी रेक्टेंगल है लेकिन जो उसकी शेप है कि ये लेंथ है और ये जो ब्रीथ है ये इसी तरीके से रहनी चाहिए। देखो हर एक स्टेप में सब तीनों एक जैसे हैं, तो इसकी कितने स्टेप में इसकी जो ना ओरिजिनल पोजीशन आई, 2 स्टेप्स, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री हो गई। इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी 2 हो गई। अब हम इसको रोटेट करेंगे इसी तरीके से, जैसे हमने इसको रोटेट किया तो हम इसको रोटेट करेंगे, तो यानी ये क्या है, ए बी। जब हमने इसको रोटेट किया यानी कि ये जो सी है, ये सी और ये डी, और ये क्या है, ये ए एंड बी। ए एंड बी कहाँ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब अगली बार ये फर्स्ट स्टेप हो गया, जब इसको रोटेट किया, मैंने कहा कि सर्किल में तो कोई ऐसी मैटर ही नहीं है, सर्किल तो सर्किल ही रहेगा, लेकिन सी डी कहाँ है, सी डी नीचे है इसमें और ए बी ऊपर है। जब इसको रोटेट करेंगे हम तो पहले स्टेप में चेंज नहीं हुआ है, पहले जैसी ही इसके पोजीशन है, लेकिन वो चेंज हुई है, टेंजेंट चेंज हो रही हैं, ए बी नीचे आ गया, सी डी ऊपर आ गया। तो इसको एक बार और रोटेट करेंगे ताकि ए बी जहां था पहले ओरिजिनल पोजीशन पे वहीं पहुंच जाए। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ये सेकंड स्टेप में ये जो हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ए बी, और ये जो हो गया सी, और ये डी हो गया। देखो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ये दोनों टेंजेंट्स आ चुकी हैं। पहला स्टेप ये है और सेकंड स्टेप ये है।
तो 2 स्टेप लगे इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन आने में। तो अगर क्वेश्चन आता है एट द मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉन इन द सर्कल एट द सर्कल, तो ये कितना आएगा इसका आंसर 2 टेंजेंट्स। हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉन at the most, at the most। तो ये आपको जो है सर्कल में आज को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब इसकी जो एक्सरसाइज हैं, अब इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं। जैसे एक्सरसाइज 10.1 है। 10.1 में पहला क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन हैव सर्कल, तो मैंने इसके साथ ही समझा दिया आपको कि इनफाइनाइट होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट एट इन कितने, हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर करता है वो टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट, केवल 1 पॉइंट पे करती है, आपको पता होगा। दूसरा क्वेश्चन है द लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, यदि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है कोई भी लाइन तो क्या होती है, सीकेंट लाइन होती है। और एट द मोस्ट वाला जो मैंने अभी क्वेश्चन ये कराई दिया आपको। अब इसका जो ये फिलअप है आप इनको कर लेंगे। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द पॉइंट ओ at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ निकलवाई है इसमें। ये थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का। 10.1 का तो इसमें क्या है कि एक टेंजेंट है, सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है OQ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, रेडियस जो गिवन है इसमें 5 सेंटीमीटर, ये Q है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये PQ, ये फाइंड कराई है। तो हम ये इसमें करेंगे कि ये जो होता है 90 डिग्री का होता है, आपको पता ही है कि टेंजेंट एंड द सर्कल ऑफ द एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज द परपेंडिकुलर ईच अदर। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल POQ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का, तो ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, OQ स्क्वायर इजिकल टू PO स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, जो कि टेंजेंट है। PQ स्क्वायर क्या है, टेंजेंट है, इसको हमें निकालना है। तो ये हो गया 144 इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर। तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। ये हो गया 119 इज इक्वल टू, ये कैमरे में नहीं आ रहा है तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, यहाँ तक तो आ रहा। 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर और PQ इज इक्वल टू हो जाएगा √119, यानी कि इसका ऑप्शन D सही है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर है और इसमें आपको पता ही है कि रेडियस
और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, इसकी थ्योरम में करा चुका हूँ। तो हमें जो ना ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसके 1 या 2 क्वेश्चन जो ना इस टाइप के एग्जाम में जरूर आते हैं, इनको अच्छे से कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, सर्कल ड्रॉ हो गया। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी, ए बी के पैरेलल सर्कल में एक सीकेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कर दी सी डी, और एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो कि इस पे इस टेंजेंट 1 पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, सीकेंट ये हो गई, ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो गई। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी सी डी ई एफ कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आपके। तो आज मैंने इसकी 10.1 एक्सरसाइज को खत्म कर दिया। आगे की एक्सरसाइज इसकी बात करेंगे। कर दो बंद। ज़्यादा हो गया टाइम।